स्वागत। मैं हूं आपके साथ मधुरा सक्सेना। ताबड़तोड़ बड़ी खबरें आपको आधे घंटे दिखाएंगे। शुरुआत कर रहे हैं बिग ब्रेकिंग यानी बड़ी खबर के साथ। टोंक से बड़ी खबर है, जहां पर चलते ट्रेलर में भीषण आग लग गई। ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई है। कोटा जयपुर बाईपास पर अचानक ये आग लगी। सूचना पर देवली पुलिस मौके पर पहुंची है। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया है। टाइल्स भरकर कोटा से जयपुर जा रहा था ट्रेलर की, इस दौरान आग लग गई। वो तस्वीरें भी कुछ देर में आपको दिखाएंगे। टोंक से बड़ी खबर है, जहां पर चलते ट्रेलर में भीषण आग की तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर देखिए किस तरह से पूरा ट्रेलर आग का गोला बन गया। ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई है। कोटा जयपुर बाईपास पर यह आग लगने की घटना सामने आई। सूचना पर देवली पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। टाइल्स भरकर कोटा से जयपुर जा रहा था ये ट्रेलर कि इस दौरान इसमें आग लग गई। देखिए किस तरीके से पूरा ट्रेलर आग का गोला बना हुआ है। धू धू कर पूरा ट्रेलर जल उठा। टोंक की तस्वीरें आपके सामने है। चलता हुआ ट्रेलर अचानक आग का गोला बन गया। धू धू कर ट्रेलर जलने लगा। इसमें मौजूद ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई है। कोटा जयपुर बाईपास पर अचानक यहां पर इस चलते ट्रेलर में आग लगी है। सूचना पर देवली पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि टाइल्स भरे हुए थे इस ट्रेलर में, जो कोटा से जयपुर जा रहा था। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। डीग से बड़ी खबर है, जहां पर गौवंश से भरी हुई पिकअप जब्त कर ली गई है। बड़ा एक्शन देखने को मिला है। नगर थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई की। 2 गौ तस्कर को गिरफ्तार किया है। 4 गौ तस्कर हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। नगर थाना पुलिस ने 2 बाइक भी इस दौरान जब्त की है। मुखबिर की जानकारी पर खेलली नगर रोड पर नाकेबंदी की कार्रवाई की गई थी। पिकअप में गौवंश में बंधे हुए हाथ उनके देखे गए, पैर और मुंह बंधा हुआ था। गाड़ी में लादकर तस्करी के लिए इन गौ तस्करों को लेकर जा रहे थे। दीपक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, कितनी संख्या इन गौवंशों की रही होगी? दीपक, आपको ऑडियो मिल रहा है? ये वही पिकअप है जो जब्त कर ली गई है। इसी में गौवंश ठूस कर भरे हुए थे। दो बताया गौ तस्कर गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 4 और जो गौ तस्कर उनके साथी थे अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे हैं। बड़ा एक्शन, गौवंश से भरी हुई पिकअप जब्त। नगर थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम यानी कि संयुक्त कार्रवाई ये हुई है। ये बड़ा एक्शन हुआ है। इसमें 2 तस्करों की तो गिरफ्तारी हो गई, लेकिन 4 तस्कर भागने में कामयाब रहे। अक्सर इस सड़क पर इस तरह की तस्वीरें सामने आती रही हैं। इस शहर से अक्सर गौवंश के तस्करी की खबरें सामने आती रही हैं। खेलनी नगर रोड पर नाकेबंदी के दौरान मुखबिर की जानकारी पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। दीपक, एक बार फिर हमारे संवाददाता इस खबर पर डीग से जुड़ गए हैं। दीपक, डिटेल्स बताइए। देखिए, नगर थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम को सूचना मिली थी कि कुछ गौ तस्कर पिकअप गाड़ी में भरकर के गायों की तस्करी के लिए ले जा रहे हैं। नाकाबंदी कराई गई। नाकाबंदी में पिकअप गाड़ी को पकड़ा गया। इसमें देखा गया कि 8 से 10 गौवंश भरे थे। बेकदरी से उनके हाथ, पैर और मुंह बंधे हुए थे। तो पुलिस ने 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। 4 गौ तस्कर अंधेरे का फायदा उठा करके वहां से भाग गए और 2 बाइक जब्त की गई है, जिसको गाड़ी के आगे चल करके जो रैकी की जा रही थी उनके द्वारा पुलिस की, उनको काम में लिया जा रहा था। लेकिन बड़ी जो नाकाबंदी है वो की गई और मुखबिर की सूचना के आधार पर ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसमें नगर थाना पुलिस जो थानाधिकारी है विनोद कुमार और जिला स्पेशल टीम है, उसने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इसके दौरान जब ये गौ तस्कर गायों को लेकर के जा रहे थे तो इन्होंने भागने की भी कोशिश की थी दूसरे रास्तों से, लेकिन पुलिस ने पूरी तरह से जाल बिछा करके और इनको पकड़ा और उसके बाद देखा कि 8 से 10 गौवंश पिकअप गाड़ी में भरे हुए थे, जिनको गौशाला पहुंचाया गया है। और फिलहाल जो भागे ये दीपक वही ट्रेलर है जहां जिनमें गौवंश भरे हुए थे। 8 से 10 इनकी संख्या थी। इन्हें छुड़ा लिया गया है। 2 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन दीपक, ये बताइए, जाहिर तौर पर कामयाबी पुलिस की कही जा सकती है, कहां इन तस्करों के जरिए गौवंशों को ले जाने की तैयारी थी? क्या इस बारे में डिटेल्स निकलकर सामने आई हैं? देखिए, बिल्कुल इनको गौवंशों को गाड़ी में भर करके ये तस्करी के लिए ले जाते हैं और ज्यादातर ये मेवात के रास्ते होकर के हरियाणा की तरफ जाते हैं।
ये जो भरतपुर और डीग का इलाका है, यहाँ से ये तस्करी करते हैं, गाड़ी में लोड करके इनको हरियाणा ले जाते हैं और वहाँ उनके द्वारा जो तस्करी है वो की जाती है। लेकिन पुलिस की इसे एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं कि पुलिस ने पूरी तरह जाल बिछाया और इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। ठीक है, लेकिन 4 अभी भी फरार हैं। देखना होगा कब तक इन 4 गौ तस्करों तक पुलिस पहुंचती है। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। किशनगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कुचिल गांव में बीती रात बदमाशों ने धावा बोल दिया। बदमाशों ने कई घरों और दुकानों को निशाना बनाया। बोलेरो में सवार होकर ये बदमाश आए थे। दुकानों के ताले तोड़कर कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। ग्रामीणों के शोर मचाने पर बदमाशों ने पथराव किया। वारदात के बाद मौके से फरार भी हो गए। हालांकि बदमाशों की करतूत वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई और इन्हीं सीसीटीवी के वीडियो और फुटेज के आधार पर पुलिस अब बदमाशों की तलाश कर रही है। अशोक भाटी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अशोक भाटी, हौसले बेहद बुलंद हैं बदमाशों के। जी बिल्कुल, किशनगढ़ जो है अब अपराध का अड्डा बनता जा रहा है। लगातार अलग अलग जो वारदातें हैं वो सामने आ रही है। तो बीती रात भी जो कुचिल गांव है वहां पर जो है कुछ बदमाश बोलेरो गाड़ी में आते हैं, अलग अलग दुकानों को और मकानों को निशाना बनाते हैं। चोरी की वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया जाता है जब लोग जाग जाते हैं, क्योंकि लगातार चोरी के बाद लोगों को जब आवाज आने लगी तो वो फिर जागे। तो उसके बाद जो बदमाश है वो गांव पर पथराव करना शुरू कर दिया। जो जागे थे उन पर पथराव करना शुरू कर दिया और बोलेरो गाड़ी लेकर वो मौके से फरार हो गए। अलग अलग घर में इस तरह की वारदात हुई है। कईयों के तो नकदी गई है, किसी के गहने गए हैं। तो अब पुलिस जो है पीड़ित परिवारों से शिकायतें ले रही है और शिकायतों के साथ साथ जो फुटेज सामने आया है उस फुटेज के आधार पर बदमाशों की यहाँ पर तलाश शुरू कर दी गई है, क्योंकि गाड़ी बोलेरो में बताए जा रहे हैं। फुटेज में सामने आया कि 2 से 3 फुटेज में आरोपी दिख रहे हैं। अब गाड़ी में अंदर कितने थे और कितने नहीं, इसे लेकर जो है पुलिस अपनी जांच में जुटी है। साथ ही एक ड्राइवर जो है वो भी जो है गाड़ी चला रहा था। तो ऐसे बताया जा रहा है कि 3 से 4 जो सदस्य हैं वो जो ये चोर गैंग है उसमें शामिल थे। बोलेरो आपको नजर आ रही है, यही बोलेरो जिसमें सवार होकर चोर पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। कई दुकानों के ताले तोड़कर कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। ग्रामीण जाके पथराव किया तो वो फिर भागने में कामयाब भी रहे। बड़ी खबर बांग्लादेश से है, जहां पर चिटगांव में संतोषेश्वरी मंदिर पर हमला किया गया है। इस्कॉन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि न सिर्फ चिटगांव में संतोषेश्वरी मंदिर पर हमला किया गया, बल्कि पंथार घाटा में भी हिंदू मंदिर पर हमला किया गया है। इसके अलावा खबर यह भी है कि चिन्मय कृष्णदास के सचिव की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमला हो रहा है, मंदिरों पर हमला हो रहा है। हिंदू संत की गिरफ्तारी के बाद अब ये चिटगांव की तस्वीरें, जहां पर संतोषेश्वरी मंदिर पर भी हमला हुआ है, तस्वीरें आपके सामने। इस्कॉन सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि न सिर्फ चिटगांव में संतोषेश्वरी मंदिर पर हमला किया है, बल्कि पंथार घाटा में भी हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा खबर यह भी कि चिन्मय कृष्णदास के सचिव की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले चिन्मय की गिरफ्तारी हुई, अब उनके सचिव की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। लगातार इसके को लेकर हिंदुओं में गुस्सा है। हिंदू संगठन लगातार कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भारत सरकार ने भी कड़ी निंदा की है इस तरह की घटनाओं की और कहा है कि हिंदुओं की सुरक्षा करना, अपने नागरिकों की सुरक्षा करना, ये बांग्लादेश सरकार की जिम्मेदारी है। सुनिश्चित किया जाए उनकी सुरक्षा को लेकर। बावजूद इसके देखिए किस तरीके से वहां पर लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमला किया जा रहा है। बांग्लादेश के चिटगांव की तस्वीरें, संतोषेश्वरी मंदिर पर भी हमला हुआ है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने बांग्लादेश की सरकार को 2 टूक कहा दिया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की आजादी और सुरक्षा को सुनिश्चित करना वहां की सरकार की जिम्मेदारी है। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखित जवाब दिया है और कहा है कि सरकार ने बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों के साथ हुई हिंसा और साथ ही मंदिरों, धार्मिक स्थलों पर हुए हमलों को गंभीरता से लिया है और बांग्लादेश सरकार के साथ अपनी चिंताओं को साझा भी किया है। कहा कि ढाका में भारतीय उच्चायोग बांग्लादेश में अल्पसंख्यक से जुड़े हालात पर बारीकी से निगरानी रख रहा है। उन्होंने बांग्लादेश की सरकार को कहा कि बांग्लादेश के सभी नागरिकों, जिनमें अल्पसंख्यक भी शामिल हैं, उनके जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी बांग्लादेश सरकार की ही है। बांग्लादेश के हालात पर विदेश मंत्रालय की ओर से अलग से बयान भी जारी किया गया। कहा गया कि हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं।
वहीं बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर के चिन्मय दास की गिरफ्तारी को लेकर ढाका से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन किए जा रहे हैं। चिन्मय दास की गिरफ्तारी के विरोध में कोलकाता, जम्मू, कुलबर्गी में भी प्रदर्शन किए गए। लोगों की मांग है कि चिन्मय दास को तुरंत रिहा किया जाए, नहीं तो प्रदर्शन और उग्र होंगे। कोलकाता में बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त के दफ्तर के बाहर भी प्रदर्शन किया गया, तो वहीं दिल्ली में बांग्लादेशी एम्बेसी पर प्रदर्शन किया गया है। सरकार से हमारा निवेदन है, समस्त कूटनीतिक राजनीतिक संसाधनों का प्रयोग करें, वहां की सरकार को मजबूर करें, हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार रुके। हम यूएनओ से निवेदन करेंगे। यूएनओ डिफंक्ट बन गया है, पूर्ण तौर पर अस्तित्वहीन हो गया है, जिम्मेदारी उनकी बनती है। वहां मानवाधिकारों का जो हनन हो रहा है, वहां अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनको रोकने की जिम्मेदारी यूएनओ को है। चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हों। हम लोग बांग्लादेश को समझा रहे हैं, नहीं तो फिर अपने ढंग से समझाएंगे। अभी समझा रहे हैं, अभी राजनेता भी हमारे समझा रहे हैं। ऐसा उसको नहीं करना चाहिए कि आप सारे हिंदुओं को एक कीजिए, और हिंदू एक हो जाएगा तो आसुरी शक्तियाँ अपने आप प्रभावित हो जाएंगी, परास्त हो जाएंगी। बांग्लादेश धीरे धीरे करके जो एक प्रगति की राह पर था, आज वो जिहादी कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली बन गया है। जिस तरह से बांग्लादेश में पहले प्रधानमंत्री को भगाया गया, सीजीआई के ऊपर आक्रमण किए गए, और वहाँ पर प्रेसिडेंट के ऊपर भी वो जो दबाव बनाया जा रहा है, और अभी जो वर्तमान सरकार है उसकी भी कोई मान नहीं रहा, कुछ सुन नहीं रहा। अब सारा कुछ जो है ना जिहादी कट्टरपंथियों के कब्जे में बांग्लादेश जा गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अब वो जो अफगानिस्तान की राह पर चल पड़ा है। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात पर चिंता जताई है और भारत सरकार से एक्शन की मांग की है। इस तरह से दुर्दशा वहाँ पे साधुओं की, संतों की हो रही है, ये हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर इसको लेके कोई आंदोलन नहीं हो रहे, कोई ऑल आईज ऑन बांग्लादेश करके कोई सोशल मीडिया पे मूवमेंट नहीं हो रही है। तो ये भी चीज़ें जो है चिंताजनक है। और देखिए वो जब से आए हैं सत्ता में, वो कितनी अशांति फैलाए हुए हैं। हम तो यही कह सकते हैं इस मुश्किल के टाइम पे बांग्लादेशियों के साथ में कि हम हैं। तुरंत बांग्लादेश का जो एम्बेसी का आदमी है उसको बुला के अच्छा तरीके से सबक सिखा देना चाहिए। एक भी बांग्लादेशी को जितना टाइम तक भारत का झंडा को इतना गलत तरीके से अपमान करते हुए जो पिक्चर आया उसके ऊपर माफी ना मांगे, और एंटी इंडिया हमारी नेशनलिज्म, हमारी नेशनल फ्लैग के ऊपर जो अपमान हो रहा है बंद ना, जितना टाइम तक होए उतना टाइम तक मैं एक भी पेशेंट को नहीं देखूंगा। आपको मालूम है कि ये तो बांग्लादेश की इंटरनल अफेयर माना जाता है, मतलब हमारी देश जो सॉवरेन देश है, अगर कोई हमारे देश के अंदर जो कुछ चल रहा है उसके बारे में टिप्पणी करने लगे तो हम बोलेंगे माइंड योर ओन बिजनेस। तो इसी बेसिस पे हम क्या बताएंगे बांग्लादेश को? हम चिंतित रहेंगे, हम बात करेंगे उनसे, हम बताएंगे कि क्या क्या करनी चाहिए। मेरे ख्याल में उनके जो हाई कोर्ट का जो अभी डिटर्मिनेशन है कि ये इस्कॉन की बैन का आइडिया बिल्कुल बुरा है, उसको आगे नहीं ले जाना है, ये सब अच्छी बात है। अभी ये हम चाहते हैं कि सारे माइनॉरिटीज को जो उनके देश के अंदर डेमोक्रेटिक राइट्स मिलनी चाहिए कि वो सब उनको मिले। वहीं अजमेर दरगाह पर विवाद में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस पर सभी से राजनीति ना करने की अपील की है। कहा कि फिलहाल कोर्ट ने 3 दरगाह के मामले में 3 संस्थानों को नोटिस जारी कर दिया है, यानी कि अजमेर दरगाह के मामले में जो पार्टीज हैं, 3 पार्टीज, उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। उनसे इस विषय में जानकारी मांगी गई है, जिसके आधार पर कोर्ट अपना फैसला देगा। इसका सभी को इंतजार करना चाहिए, न्यायालय के आदेशों की सभी को पालना करना चाहिए। दरगाह को लेकर के जो विषय चल रहा है उसमें कोर्ट ने संबंधित पार्टियों को नोटिस इशू किए हैं। उनके जवाब के आधार पर कोर्ट अपना निर्णय करेगी। सबको कोर्ट के निर्णयों का इंतज़ार भी करना चाहिए और सम्मान भी करना चाहिए, और जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति
इस पे राजनीति न करें, क्योंकि यह देश और समाज के साथ जुड़ा हुआ विषय है। अजमेर में दरगाह के हिंदू मंदिर होने के दावे पर दंगल जारी है। इस बीच अंजुमन दरगाह कमेटी और दरगाह दीवान की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि अजमेर दरगाह के नीचे कोई मंदिर नहीं बल्कि मैदान था। यूपी के संभल के बाद अजमेर दरगाह को लेकर भी दावों का दौर जारी है। एक और जहां हिंदू पक्ष दरगाह से पहले यहां मंदिर होने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरा पक्ष इस बात को नकार रहा है। ऐसे में जानना जरूरी है कि हिंदू पक्ष के दावों का आधार क्या है। दरअसल हिंदू पक्ष ने अपने दावों में 1911 में लिखी गई हरविलास शारदा की किताब हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का जिक्र किया है। 168 पन्नों की इस किताब में दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नाम से एक पूरा चैप्टर है। इस ग्राफिक्स के पेज नंबर 93 पे लिखा है कि दरगाह के बुलंद दरवाजे की उत्तरी तरफ तीसरी मंजिल पर छतरी है। वह किसी हिंदू इमारत के हिस्से से बनी है। दरवाजे पर बनी छतरी की सतह पर खूबसूरत नक्काशी को चूने और रंग पुताई से भर दिया गया। इसके आगे पेज नंबर 94 पर लिखा है कि छतरी में जो लाल रंग का बलुआ पत्थर का हिस्सा लगा है वह किसी जैन मंदिर का है। आगे पेज नंबर 96 के मुताबिक बुलंद दरवाजे और अंदर के आंगन के नीचे पुराने हिंदू मंदिर के तहखाने हैं। इसमें कई कमरे अभी भी वैसे ही हैं। यह सब देखकर लगता है कि दरगाह को मुसलमान शासकों ने पुराने हिंदू मंदिर की जगह पर बनाया है। वहीं पेज नंबर 97 पर हिंदू परंपरा के मुताबिक तहखाने के अंदर मंदिर में महादेव की छवि है। इस पर हर दिन एक ब्राह्मण परिवार चंदन जलाता था। इस जगह को अब दरगाह के घड़ियाले यानी घंटी बजाने वाला के रूप में जाना जाता है। अब इस मामले को लेकर दरगाह दीवान जैनुअल आबेदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने दावा किया दरगाह के नीचे कोई मंदिर नहीं था, पहले यहाँ मैदान हुआ करता था। वहीं अंजुमन दरगाह कमेटी सचिव ने कहा कि किसी भी धार्मिक स्थान पर वाद लगा देना ठीक नहीं है। वर्शिप एक्ट हर जगह लागू होना चाहिए। कि उस जमाने में ये सब कच्चा था। जब गरीब नवाज रहमतुल्लाह तशरीफ लाए उस जमाने में ये कच्चा मैदान था, उसके अंदर उनकी कब्र थी। अब साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर कब्र होगी और वो भी कच्ची, 150 साल तक आपका मजार कच्चा रहा, बिल्कुल भी वहां कोई पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं था, तो उसके नीचे टेम्पल कहां से आ गया भाई? अगर माहौल सही होगा तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 को इम्प्लीमेंट करे कोर्ट, जो पार्लियामेंट से इनेक्ट हुआ है, ताकि ये रोज की चूहा बिल्ली की लड़ाइयाँ बंद हो। देश का सांप्रदायिक स्वाद खराब हो रहा है और देश की एनर्जी इन चीज़ों में वेस्ट हो रही है, जो कि रोजगार देने में और महंगाई कम करने में और देश को आगे बढ़ाने में होना चाहिए। दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में बनाया गया था, जिसके तहत 15 अगस्त 1947 तक जो धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में था उसमें छेड़छाड़ पर रोक लगाई गई है और पूजा स्थलों के धर्मांतरण पर रोक का प्रावधान है। दावों का दौर जारी है। वहीं अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर बताने वाली याचिका को मंजूर करने के बाद कोर्ट ने दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और एएसआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। देखना है आगे क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जयपुर शहर से बड़ी खबर है, जहां पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 3 जगहों पर आबकारी विभाग की टीम ने एक्शन लिया। अमिता कासा होटल और साथ ही होटल द हाइव, कर्कश होटल पर, यानी कि 3 होटल्स पर यह एक्शन हुआ है।
मालवीय नगर में कर्कश होटल में बिना लाइसेंस संचालित होते बार मिले। सी स्कीम स्थित रेस्टोरेंट में ओकेजनल लाइसेंस के नाम पर संचालित हो रहा था बार। तीनों ठिकानों से बड़ी तादाद में शराब और बॉटल्स बियर की बरामद की गई हैं। तो आबकारी विभाग का ये बड़ा एक्शन जयपुर राजधानी के अंदर देखने को मिला है। 3 जगहों पर ताबड़तोड़ आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई की। वो 3 जगह हैं, अमिरा कासा होटल, इसके साथ साथ होटल द हाइव और कर्कश होटल पर कार्रवाई की गई है। मालवीय नगर में कर्कश होटल में बिना लाइसेंस संचालित होते बार मिले। सी स्कीम स्थित रेस्टोरेंट में ओकेजनल लाइसेंस के नाम पर बार धड़ल्ले से संचालित हो रहा था। तीनों ठिकानों पर बड़ी तादाद में शराब और बियर की बोतल्स बरामद की गई। लवली हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। लवली, ये रूटीन चेकअप था या किसी मुखबिर की जानकारी के आधार पर यह एक्शन? लवली, आपको ऑडियो मिल रहा है? लवली का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको राजधानी जयपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर आबकारी विभाग पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आया है। ताबड़तोड़ 3 जगहों पर कार्रवाई की गई। 3 होटल्स हैं ये, जिसमें एक नाम आ रहा है अमेरिका कासा होटल का, इसके साथ साथ होटल द हाइव और कर्कश होटल। इन तीनों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कर्कश होटल में तो बताया जा रहा है कि लाइसेंस संचालित होते हुए बार मिला है। इसके साथ साथ शराब और बॉटल्स बियर की तीनों ठिकानों से जब्त की गई है। लवली हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। लवली, काफी एक्शन मोड में नजर आ रहा है आपका विभाग। ये बताइए कि किसी मुखबिर की जानकारी पर यह एक्शन हुआ या फिर ये रूटीन एक निरीक्षण था जिसके दौरान ये कार्रवाई की गई? रूटीन निरीक्षण के दौरान ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जयपुर शहर के अलग अलग होटल्स, क्लब और बार्स की जो जांच है वो कल देर रात तक चलती रही और कल सुबह तक ये जांच की कार्रवाई जो है वो पूरी की गई है, जिसमें एक होटल ऐसा मिला है जहां पर बिना बार के लाइसेंस के ही एक अघोषित रूप से घोषित बार जो है वो वहां पर संचालित किया जा रहा था, जिसमें बड़ी तादाद में बियर्स की बोतल, विस्की, स्कॉच, वाइन्स और तमाम तरह के जो प्रोडक्ट जो अल्कोहल से रिलेटेड हैं, जो कि एक्साइज पॉलिसी के अधीन आते हैं, लेकिन लाइसेंस के बिना ही वहां पर इन्हें परोसा जा रहा था। इन तमाम पूरे माल को जब्त करने के साथ साथ ही जो 4 वहां के मैनेजर और संचालक हैं उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई जो है वो भी एक्साइज डिपार्टमेंट की ओर से की गई है। इसके साथ में 2 अन्य रेस्टोरेंट जो कि फैमिली रेस्टोरेंट हैं, जहां पर ओकेशनल लाइसेंस के नाम पर जो है पार्टी कराई जा रही थी, लेकिन ओकेशनल लाइसेंस की जो लिमिट है 45 लाइसेंस की, वो लिमिट वो क्रॉस कर चुके थे। तो ऐसे में वहां हिदायत दे करके भी वहां चालान की कार्रवाई की गई और बाकी जो एक्स्ट्रा माल था उसे जब्त जो करने की कार्रवाई जो है वो जुर्माना भी लवली लगाया गया है, चालान की कार्रवाई तो की गई आप बता रहे हैं, और क्या आगे भी इस तरीके का निरीक्षण जारी रहने वाला है? किस तरह का हड़कंप? देखिए, बिल्कुल जो आबकारी के आयुक्त शिव प्रकाश नगाते उनके निर्देश पर ये कार्रवाई अब राजस्थान भर के अंदर पूरे राज्य में जारी रहेगी और इस कार्रवाई के दौरान जिला मुख्यालयों के तमाम जो आबकारी अधिकारी उन्हें ये निर्देशित किया गया है कि वो रूटीन जांच करने के अलावा औचक निरीक्षण भी करें, ताकि कहीं पर भी अगर एक्साइज पॉलिसी का उल्लंघन हो रहा है, अवैध शराब का संचालन हो रहा है, अवैध शराब को परोसा जा रहा है, अवैध तरीके से परोसा जा रहा है, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि सरकार को एक बहुत बड़ा राजस्व आबकारी विभाग से मिलता है और अगर वहां पर अवैध रूप से काम होता है तो सरकार को चूना भी लगता है। समय में भी औचक निरीक्षण का ये सिलसिला जारी रहने वाला है। शुक्रिया लवली, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चुरू से बड़ी खबर है, जहां पर नेपाली नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। डीएसपी टीम ने 31 साल के आरोपी कर्ण को गिरफ्तार किया है। 13 साल के नाबालिग दुष्कर्म के बाद प्रेग्नेंट हो गई थी। गर्भवती होने के बाद वारदात का खुलासा हुआ था। आरोपी कर्ण का पीड़ित के घर आना जाना था। पीड़िता को बेला फुसलाकर वारदात को अंजाम दिया गया था। मनोज शर्मा हमारे संवाददाता चुरू से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनोज, कैसे पहुंची आरोपी तक पुलिस? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो आरोपी है उस आरोपी के बारे में जो पीड़िता है उस पीड़िता के द्वारा बताया गया था, केवल नाम बताया गया था, लेकिन उस नाम को बताने के बाद पुलिस जो डीएसपी की टीम है, डीएसपी की टीम के द्वारा इसकी मामले की तफ्तीश शुरू की गई और जो टीमें गठित कर आरोपी का पता लगाया गया और उसके बाद जो आसूचना है उन आसूचनाओं और मुखबिर के सूचनाओं के आधार पर पुलिस के द्वारा इस आरोपी को गिरफ्तार करने में और सफलता मिली है। आरोपी जो चूरू रेलवे स्टेशन है इसके सामने एक होटल है, उस होटल के अंदर ये काम करता था और इस नाबालिग के घर आना जाना इसका था और इसके द्वारा इस 31 साल का ये आरोपी है जिसका नाम करण उर्फ दिनेश है और इसके द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया था। जो नाबालिग है उसको बहला फुसला कर ये जंगलों में ले गया, जहाँ इस
ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद मुकदमा दर्ज तब हुआ जबकि चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी मनोज हम तक पहुंचाने के लिए। चक्रवात फेंगल आज पुडुचेरी में दस्तक देने जा रहा है। चक्रवात फेंगल के निकट आने से तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में समुद्र में उथल पुथल और तेज हवाएं भी चल रही हैं। तमिलनाडु सरकार ने शनिवार को 4 जिले यानी कि चेन्नई, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू के अलावा तिरुवल्लुर के सभी स्कूल्स और कॉलेज को बंद कर दिया गया है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना रहे गहरे दबाव का क्षेत्र शुक्रवार दोपहर को चक्रवात में तब्दील हो गया था, जिसकी वजह से आज दोपहर को पुडुचेरी के निकट टकराने की संभावना है और इस दौरान हवा की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ हो सकती है। बिग ब्रेकिंग में छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आगे देखिए सुपर 100। करो अजमेर दरगाह में शिव मंदिर के सबूत। ख्वाजा का दर या शिव मंदिर? क्या अजमेर शरीफ की दरगाह मंदिर है? एक बार फिर से ऐसे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि हिंदू पक्ष ने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा कर दिया है। इस मामले में जिला अदालत ने अजमेर दरगाह शरीफ में संकट मोचन मंदिर होने से जुड़ी याचिका पर अजमेर दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और ASI को नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है। इससे पहले दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया है। दरअसल 1911 में लिखी हरविलास शारदा की किताब का जिक्र करते हुए हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है कि दरगाह के नीचे शिव मंदिर मौजूद है, जिसके बाद विवाद बढ़ा। दरगाह शरीफ के नुमाइंदों ने दरगाह में मंदिर होने के दावे को खारिज कर दिया। हरविलास शारदा साहब हिस्टोरियन नहीं है, नंबर 1। वो एक एजुकेटेड आदमी थे। उन्होंने अपनी नॉलेज के हिसाब से जो उनके जानकारी के अंदर आई उस वक्त, कब 1910 में, उसके अंदर बिल्कुल क्लियर कट ये दिया हुआ है कि ट्रेडिशन सेज। ट्रेडिशन का मतलब क्या हुआ? ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुना जाता है, ट्रेडिशन सेज। इसके पेज नंबर 18 पे आप देख लें, स्पष्ट तौर से कहा गया है कि गरीब नवाज का मजार कच्चा था, क्योंकि आपका इंतकाल 1236 में हुआ था और जब से लेकर के महमूद खिलजी के दौर तक आपका मजार कच्चा रहा। तो ये दौर जो है वो 150 से 250 साल तक का दौर है। तो जो कच्चा मजार बना दिया गया है ग्राउंड के अंदर, खुले मैदान में, तो उसके अंदर मंदिर होने का सवाल ही नहीं उठता। ये कह रहे तहखाना था, अंदर नीचे मंदिर था, ये सब बातें गलत हैं। इससे उनको पब्लिसिटी स्टंट लेना था। अब आपको समझाते हैं कि आखिर अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर विवाद क्या है। अजमेर की दरगाह पर क्या है विवाद? दरअसल हिंदू पक्ष ने दरगाह की जगह शिव मंदिर होने का दावा किया है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट से अजमेर दरगाह का ASI सर्वे करवाने की मांग की है। दरगाह में मौजूद ढांचों को भी पुराने मंदिर का हिस्सा बताया गया है। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर के दावे का मुख्य आधार याचिका में हरविलास शारदा की किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्पेरेटिव को बनाया गया है। इस किताब में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के नाम से एक अध्याय है, जिसके पेज नंबर 93 पर लिखा है कि दरगाह के बुलंद दरवाजे की उत्तरी तरफ तीसरी मंजिल पर एक छतरी बनी हुई है। ये किसी हिंदू इमारत के हिस्से से बंधी है। छतरी के नीचे नक्काशी है जिस पर पुताई कर दी गई। किताब के पेज नंबर 94 पर लिखा है कि छतरी में लाल रंग का बलुआ पत्थर लगा है, वो किसी जैन मंदिर का है। पेज नंबर 96 के मुताबिक बुलंद दरवाजे और अंदर के आंगन के नीचे पुराने हिंदू मंदिर के तहखाने हैं। इसमें कई कमरे अभी भी वैसे हैं। ये सब देखकर लगता है कि दरगाह को मुसलमान शासकों ने पुराने हिंदू मंदिर की जगह पर बनाया है।
2024 अगली सुनवाई है। अगली सुनवाई पे हम एडवोकेट कमिश्नर की मांग करेंगे, नई एक एप्लीकेशन मूव करेंगे, जैसे कि एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया जाए और वहाँ सर्वे हो, जैसा कि ज्ञानवापी में भी एडवोकेट कमिश्नर सर्वे हुआ, और भी बहुत सारी जगह एडवोकेट कमिश्नर सर्वे हुआ है, जैसे कि अभी संभल की मस्जिद है उसमें भी एडवोकेट कमिश्नर सर्वे हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ सर्वे हो जाए तो सारी बात एकदम क्लियर हो जाएगी कि वो भगवान संकट मोचन महादेव का मंदिर ही है। कोई भी किताब जिसका कि कोई मूल्य नहीं और गरीब नवाज का एक बड़ा कद है, जहाँ पे कि जवाहरलाल नेहरू से लेके आज तक की प्राइम मिनिस्टर्स की चादर आती, तमाम सेलिब्रिटीज़ आते हैं।